नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के अगर काल विभाजन की बात की जाए, यहाँ पर किसकी बात की जाए, काल विभाजन की बात की जाए, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 कालों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 काल हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है आदिकाल। कौन सा काल आता है, आदिकाल। आदिकाल में जैसे प्रमुख कौन कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसे वीरगाथा काल भी कहते थे। क्या कहते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं और इसे आदिकाल भी कहा जाता है, और साथ ही साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वीरगाथा काल कहते थे। दूसरा जो काल है वो क्या है, रीतिकाल है, रीतिकाल। इसके बाद जो तीसरा काल है वह कौन सा है, वह है आपका आधुनिक काल, आधुनिक काल। और इसके बाद में इधर जो काल पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, भक्ति काल। क्या कहेंगे इसे, भक्ति काल। तो कितने काल हैं, 4 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल, इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ से पढ़िएगा, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल 1 नंबर पर, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। तो इन कालों में विभाजित किया गया है, इनको ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं आदिकाल की विभिन्न साहित्यिक धाराओं के बारे में। आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आदिकाल के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आदिकाल, आदिकाल की विभिन्न साहित्यिक धाराओं के बारे में। विभिन्न साहित्यिक धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसकी साहित्यिक धाराएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनकी साहित्यिक धाराओं में जो नंबर 1 पर आती है वह क्या है, तो नंबर 1 पर आती है सिद्ध साहित्य। कौन सी आती है, सिद्ध साहित्य आती है, सिद्ध साहित्य। और नंबर 2 पर क्या आती है, नंबर 2 पर आती है नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। और नंबर 3 पर आता है जैन साहित्य। और नंबर 4 पर आता है रासो साहित्य। कौन सा आता है, रासो साहित्य, रासो साहित्य। इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, नाथ साहित्य के बारे में। इसके बाद जैन साहित्य के बारे में। इसके बाद रासो साहित्य के बारे में। तो नंबर 1 पर हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सिद्ध साहित्य में देखिए क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो सिद्ध साहित्य में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके सिद्धों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ के सिद्धों की कुल संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सिद्धों की कुल संख्या, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की कुल संख्या कितनी थी। तो कुल संख्या सिद्धों की थी 84। कितनी थी, कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 84 संख्या थी। इसके बाद में अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, प्रथम सिद्ध कवि किसे कहा जाता है, प्रथम सिद्ध कवि। ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछा गया है एग्जाम में। प्रथम सिद्ध कवि किसे कहा जाता है, प्रथम सिद्ध कवि कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सरहपा को। किसे कहा जाता है, यहाँ पर अलग पेन से लिखते हैं, सरहपा को, सरहपा को, या फिर या सरहपाद को, सरहपाद को, सरहपा या सरहपाद को कहा जाता है। और क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, सरहपा की प्रमुख रचना। अगर इनकी प्रमुख रचना की बात की जाए, प्रमुख रचना की बात की जाए तो प्रमुख इनकी रचना कौन सी है, तो प्रमुख रचना है दोहा कोश। कौन सी है, दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है। प्रमुख रचना है दोहा कोश, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है। और सरबपा की, जो सबरपा की प्रमुख रचना कौन है, वो कौन सी है, चर्यापद है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सबरपा, शबरपा,
सबरपा, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? तो सबरपा की प्रमुख रचना कौन सी है? इनकी प्रमुख रचना है चर्यापाद, इनकी प्रमुख रचना है। तो ये था किसके बारे में? सिद्ध साहित्य के बारे में था, सिद्ध साहित्य के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा अगला क्या है, अगले के बारे में हम पढ़ेंगे। अगले के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाथ साहित्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नाथ साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाथ साहित्य क्या है? नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो नाथ साहित्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाथों की कुल संख्या। तो यहाँ पर नाथों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या की बात की जाए तो कुल संख्या है 9, कुल 9 संख्या है। और सबसे प्रसिद्ध नाथ साहित्य, सबसे प्रसिद्ध कौन है? सबसे प्रसिद्ध क्या कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध हैं गोरखनाथ। कौन है? गोरखनाथ सबसे प्रसिद्ध हैं, गोरखनाथ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद गोरखनाथ के गुरु कौन हैं? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। गोरखनाथ के गुरु कौन हैं? गुरु पूछे जा सकते हैं। तो गोरखनाथ के गुरु हैं, वह कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये बताना है आपको। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? कमेंट बताइएगा जल्दी से। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक है प्राण संकली के बाद में दूसरी रचना है नरवैबोध इनकी दूसरी रचना है। और इसके बाद में अगली रचना इनकी कौन सी आती है? आत्मबोध। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी एक प्रमुख रचना है। तो आत्मबोध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पढ़ेंगे हम जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, जैन साहित्य हेडिंग डालिएगा। तो जैन साहित्य के बारे में क्या क्या पढ़ना होगा? तो जैन साहित्यों की कुल संख्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन साहित्य में जो कवि हैं, रचनाकार जो प्रथम जैन कवि कौन है, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो प्रथम जैन कवि कौन है? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम जैन कवि। तो प्रथम जैन कवि कौन है? स्वयंभू या पौमचर्यू के रचनाकार हैं। ये कौन है? ये प्रथम जैन कवि हैं, स्वयंभू। और ये किसके? ये पौमचर्यू के रचनाकार व प्रथम जैन कवि हैं। प्रथम जैन कवि हैं। इसके बाद में अगली चीज क्या देखेंगे? इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि व कालिदास कहा गया। क्या कहा गया है? देखिए, स्वयंभू को कहा गया है, इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है अपभ्रंश का वाल्मीकि व कालिदास कहा गया है। वाल्मीकि व कालिदास कहा गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करिए, कहा जाता है या कहा गया है। इसके बाद में एक हम पढ़ेंगे पुष्पदंत। एक किसके बारे में पढ़ा? स्वयंभू के बारे में पढ़ा। दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पुष्पदंत। तो पुष्पदंत यह कौन है? इन्होंने किसकी रचना की है? तो पुष्पदंत हैं ये जसहरचर्यू या यशोधरा चरित। किसे? यशोधरा चरित। जसहरचर्यू या यशोधरा चरित इनकी प्रमुख रचना है। ये इनकी रचना है जसहरचर्यू या यशोधरा चरित, इनकी प्रमुख रचना है। और इन्हें अपभ्रंश का किसे? भवभूति कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। यह भी नोट करिएगा। और ये इनकी
प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना है। इसके बाद में सोमप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी की प्रमुख रचना कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? इनके प्रमुख रचना की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। क्या है? कुमारपाल, कुमारपाल प्रतिबोध, ये इनकी प्रमुख रचना है, कुमारपाल प्रतिबोध। और इसके बाद में मेरुतंग, इनका भी नाम याद रखिएगा, मेरुतंग, जैन साहित्य के ही हैं ये सारे, तो मेरुतंग का नाम याद रखिएगा, मेरुतंग, मेरुतंग। इनकी प्रमुख रचना है प्रबंध चिंतामणि। कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि इनकी प्रमुख रचना है, प्रबंध चिंतामणि। इसके बाद में एक नाम और याद रखिएगा, राम सिंह, राम सिंह के बारे में याद रखिएगा। इनकी प्रमुख रचना है पाहुड़, पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं, पाहुड़ दोहाकार के रचनाकार हैं। पाहुड़, पाहुड़ दोहाकार के रचनाकार हैं। इसके बाद में एक नाम क्या है याद रखना है आपको? आशगु नाम याद रखना है। तो ये किसके रचनाकार हैं? ये चंदनवाला, चंदन, चंदनवाला रास, ये चंदनवाला रास के रचनाकार हैं। तो ये क्या है? जैन साहित्य से संबंधित हैं। सबसे पहले कौन किसके बारे में पढ़ा? स्वयंभू के बारे में पढ़ा, स्वयंभू के बारे में पढ़ा, स्वयंभू। इसके बाद किसके बारे में? स्वयंभू की प्रमुख रचना परमचरु। इसके बाद में पुष्पदंत के बारे में देखा, तो पुष्पदंत इनकी यशोधरा चरित या फिर जस हर चर्यु। इसके बाद में सोमप्रभ सूरी, किसके बारे में? सोमप्रभ सूरी, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी। इसके बाद में मेरुतंग, तो मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि। इसके बाद में राम सिंह, राम सिंह की क्या है? पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। इसके बाद में आसगु, आसगु किसकी है? आसगु है चंदनवाला रास, चंदनवाला रास, चंदनवाला रास, ये इनकी प्रमुख रचना है। तो इनके बारे में पढ़ा। अब जो हमारा अगला है, अगला क्या है? अगला है हमारा रासो साहित्य, सॉरी, रासो साहित्य। तो रासो साहित्य के बारे में देखेंगे। रासो साहित्य हेडिंग डालिएगा, रासो साहित्य। रासो साहित्य में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, संदेश रासो। ये विभिन्न प्रकार के जो रासो साहित्य से संबंधित हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इनकी जो कौन है? चंदवरदायी कृत, चंदवर किसके द्वारा लिखी गई है? चंदवरदायी द्वारा। इसके बाद में बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, यह किसके द्वारा है? नरपति नाल, नरपति नाल। नरपति नाल। इसके बाद में परमाल रासो, परमाल रासो, जिसे हम क्या कहते हैं? आल्हा कहते हैं, परमाल रासो। इसे और क्या कहते हैं? आल्हा कहते हैं। जिसे आल्हा उदल आपने सुना हो तो आल्हा, तो इसे आल्हा कहते हैं। ये किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा लिखी गई है, जगनिक। इनका भी नाम याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में अगला क्या है? अगला है परमाल रासो के बाद में खुमाड़ रासो, खुमाड़ रासो। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो खुमाड़ रासो लिखी गई है किसके द्वारा? दलपति विजय कृत, दलपति विजय द्वारा, दलपति विजय द्वारा। इसके बाद में अगली कौन सी है? हमीर रासो है, हमीर रासो। यह किसके द्वारा लिखी गई है? हमीर रासो। तो हमीर रासो लिखी गई है सांगधर कृत, सांगधर द्वारा लिखी गई है, सांगधर, सांगधर द्वारा लिखी गई है, सांगधर द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में जो अगली है, अगली कौन सी हो जाएगी? विजयपाल रासो। कौन सी हो जाएगी? विजयपाल, विजयपाल, विजयपाल रासो।
तो विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है? नल सिंह द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नल सिंह द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? भट्ट केदार द्वारा। किसके द्वारा? भट्ट केदार द्वारा। तो ऐसे ये विभिन्न हैं, ये किससे हैं? रासो साहित्य से संबंधित हैं। और भी हैं जैसे जयमयंक, जस चंद्रिका, संदेश रासो आदि, ये क्या हैं? रासो साहित्य से संबंधित हैं। अब हम अगर जान लेते हैं आदिकाल के अन्य कवि एवं रचनाकार के बारे में। आदिकाल के, अगली हेडिंग क्या रहेगी? आदिकाल के अन्य कवि एवं रचनाकार। आदिकाल के अन्य कवि एवं रचनाकार। आदिकाल के अन्य कवि एवं रचनाकार। अब कौन कौन है इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आदिकाल के अन्य कवि में सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट कवि के बारे में पढ़ेंगे या रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन, किसके बारे में पढ़ेंगे? अमीर खुसरो के बारे में। इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? अमीर खुसरो के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अमीर खुसरो के बाद पढ़ेंगे हम विद्यापति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ज्योतिरीश्वर ठाकुर के बारे में। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के बाद हम पढ़ेंगे जो भक्तिकालीन साहित्य है, जिसमें सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, इनके बारे में पढ़ेंगे। सगुण भक्ति धारा में हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में। और राम भक्ति शाखा हम बात करें, रामानंद जो हनुमान जी की आरती तथा राम रक्षा स्रोत है, इसके इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? जाति पाति पूछ न कोई, हरि का भजे सो होई का होई, इनकी प्रमुख उक्ति है। ये इनकी प्रमुख उक्ति है। और इसके बाद में अग्रदास, नावादास और तुलसीदास, इनके बारे में ये राम भक्ति शाखा में ही आते हैं। इसके बाद में जो कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं, सूरदास हो गए, कुम्मनदास हो गए और कृष्णदास, नंददास और परमानंद दास और मीराबाई, रसखान इत्यादि प्रमुख कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में जो टॉपिक बताए हैं इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो हो गए, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हो गए, विद्यापति और भक्तिकालीन साहित्य में सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, जिसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़कर इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक में ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब को डाउनलोड करना पड़ेगा। एग्जाम वेब को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, जहाँ पर आपको फ्री मटेरियल में जाकर यूट्यूब वीडियो PDF में क्लिक करना होगा। वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकेंगे। वहाँ से इसकी PDF आपको फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी, तो इसको डाउनलोड कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905407400 पर। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप UPPSC RO ARO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? UPPSC RO ARO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा कोर्स है, उसको लेकर आए हैं, जिसका नाम है शक्ति बैच। एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर ही आपको मिल जाएगा शक्ति बैच। तो इस बैच की विशेषताएं क्या है? यह मेंस और प्री दोनों के लिए बैच रहेगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। 300 घंटे से अधिक क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं। डाउट सेशन रहेगा, डाउट ग्रुप भी बनाए जाएंगे, वीकली टेस्ट होगा और 100 क्वेश्चन का ये वीकली टेस्ट होगा। हैंड रिटन PDF नोट्स और क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप, और लास्ट में आपको फुल लेंथ
5 फुल लेंथ टेस्ट भी कराए जाएंगे, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। तो ये सब चीज़ें आपको मात्र सिर्फ 199 रुपये में मिल रही हैं। लेकिन अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो यह मात्र आपको 149 रुपये में मिलेगा। 50 रुपये का कूपन एप्लीकेशन पर अभी चल रहा है, अवेलेबल है, तो इसका जल्दी से फ़ायदा उठाइए और 149 रुपये में यूपीपीएससी आरओ या आरओ अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा करिए, मात्र 149 रुपये में। शक्ति बैच है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की और साथ ही साथ में बैच की भी लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 20 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लगभग 10 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इनको आप ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी और अभी लाइव भी क्लासेस बहुत ही जल्दी मिलने लगेंगी, क्योंकि अभी हमें कोर्स को बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत जल्दी पूरा करना है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो क्लासेस रहने वाली हैं वो रिकॉर्डेड रहेंगी, जिससे आपको आसानी हो सके पढ़ने में। और ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी से इसका फ़ायदा उठाइए और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।